गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, हमारी यूट्यूब ऑनलाइन क्लासों में आप लोगों का स्वागत है। देखो कक्षा 10 का अध्याय नंबर देख रहे थे, 10वां विद्युत धारा वाला, जिसका पार्ट 4 देख लिए थे। आज 5वां पार्ट देखेंगे। देखो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे ही आपको भी मोबाइल में ये एक अफवाह देखने को मिल रही होगी कि विज्ञान में ये 6 लेसन आपके हटा दिए गए हैं, अभी तक वो सूचना कन्फर्म नहीं है। जब तक वो सूचना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड नहीं हो जाती, तब तक ये खबर कन्फर्म नहीं हो जाती है। तो अभी तक कोई भी ऐसी सूचना हमारे पास नहीं आई है कि विज्ञान में ये लेसन कम कर दिए गए हैं। जैसे ये सूचना आ जाएगी, हम आपको सबसे पहले यहाँ पे बता दिया जाएगा कि कौन सा लेसन हटा दिया गया है। तो आप ऐसी अफवाहों से थोड़ा दूर रहें। आप तो देखें विद्युत धारा वाला पार्ट है, जिसका पार्ट नंबर 5वां, 4 पार्ट हमने देख लिए थे। चौथा पार्ट देखा था, उसमें हमने 2 चीज़ें देखी थी, श्रेणी क्रम संयोजन और समांतर क्रम संयोजन। इन दोनों के बारे में देखा था, इनके परिपथ चित्र देखे थे, इनके बारे में देखे थे, इनकी परिभाषा देखी थी और इनसे प्राप्त तुल्य प्रतिरोध देखे थे। आज हम देखेंगे, देखो हेडिंग डालो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हेडिंग डालो, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। हेडिंग डालेंगे भाई, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो भाई, विद्युत धारा का जो तापीय प्रभाव होता है, उसका ही दूसरा नाम होता है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। इसको क्या बोला जाता है? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। ये दोनों प्रभाव ही यहाँ पे भी देखेंगे। देखो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव को क्या बोला जाता है? ऊष्मीय प्रभाव बोला जाता है। ये क्या होता है? देखो ध्यान से सुनेंगे कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को क्या बोला जाता है भाई? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बोला जाता है। क्या बात बोली मैंने? कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो चालक तार क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। चालक तार क्या हो जाता है भाई? गर्म हो जाता है। इस प्रभाव को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहा जाता है। समझ में आएगा बात? अब इस प्रभाव का उपयोग देखो भाई कौन कौन सी युक्तियों में किया जाता है। तो इस प्रभाव का उपयोग देखो, एक तो किया जाता है विद्युत हीटर में। किस में किया जाता है? विद्युत हीटर में, विद्युत इस्त्री में और विद्युत गीजर में। विद्युत गीजर, इन सभी में इस युक्ति का यानी कि ये प्रभाव काम में आता है। अभी लिखेंगे नहीं, मैं लिखा दूंगा आराम से, पहले इसके बारे में लिखेंगे, बाद में ये एग्जाम्पल उतारेंगे। देखो तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हेडिंग डाल लिया गया। डालिए तो लिखो, इसमें लिखो किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह गर्म हो जाता है, वह गर्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता है। जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता है। जिसके फलस्वरूप ऊष्मा का उत्पादन होता है। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का
तापीय प्रभाव कहते हैं। इसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव कहते हैं। तो देखो भाई क्या लिखा हमने कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार क्या हो जाता है भाई, गर्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है। इस प्रभाव को क्या बोला जाएगा, विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव बोला जाता है। ठीक है भाई। अरे जैसे हमारे घर में लाइट आती है, चालक तार होता है, तो लाइट आती है तो तार क्या हो जाता है, गर्म होते हैं ना, तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, वहां से क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। इस प्रभाव को क्या बोलेंगे, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव बोलेंगे। आगे लिखो, इस प्रभाव का उपयोग विद्युत हीटर, विद्युत इस्त्री, विद्युत गीजर, विद्युत इस्त्री आदि में किया जाता है। तो देखो भाई ये तो आपका क्या था, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव था। आप देखो इसी में लिखेंगे कि जैसे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या है कि विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ऊष्मा बाहर निकलती है ना, ऊष्मा उत्पन्न होती है ना, तो जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो ऊष्मा कितनी होती है उसका मान यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है भाई, वो ऊष्मा कितनी निकलती है तो लिख लीजिए, जो ऊष्मा निकलती है वो कितनी होती है उसको लिखा जाता है H से या W से लिख सकते हैं, या तो H से लिख सकते हैं या W से लिख सकते हैं। और इसका मान कितना होता है VIT, V यानी विभवांतर, I यानी धारा, OT यानी समय। इतनी ऊष्मा निकलती है। नीचे लिख दो ये सूत्र, H या W बराबर VIT, इतनी ऊष्मा बाहर निकलती है। ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव में उत्पन्न ऊष्मा का मान कितना होता है, या न्यूमेरिकल में ये सूत्र आपको काम में आएगा। तो देखो H या W से इसे लिखा जाता है और इसका मान कितना होता है VIT, कितना होता है VIT। तो इतनी ऊष्मा बाहर निकलती है। तो ये तो क्या था, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव था। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव क्या था भाई, कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसके फलस्वरूप क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। और ये ऊष्मा कितनी निकलती है, H या W बराबर VIT होती है। और इस प्रभाव का उपयोग किस में किया जाता है भाई, विद्युत गीजर में किया जाता है, विद्युत हीटर में किया जाता है और विद्युत इस्त्री में किया जाता है। अब आगे लिखेंगे जूल का तापन नियम। क्या लिखेंगे भाई, जूल का तापन नियम। हेडिंग लगाओ, जूल का तापन नियम। जूल का तापन नियम, हेडिंग डाल लो, जूल का तापन नियम। देखो भाई जूल का तापन नियम क्या है, ध्यान से सुनेंगे भाई। जब किसी चालक तार में हम क्या प्रवाहित कर रहे हैं, धारा प्रवाहित कर रहे हैं। क्या प्रवाहित कर रहे हैं भाई, विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं। तो चालक तार से क्या उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। क्या उत्पन्न हो रही है, ऊष्मा। ध्यान से सुनेंगे कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या उत्पन्न होती है भाई, ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब ये ऊष्मा उत्पन्न होती है तो इस ऊष्मा का मान किस किस बातों पर निर्भर करता है, कौन कौन सी राशियों पर निर्भर करता है, तो वही क्या कहलाता है, जूल का तापन नियम कहलाता है। 3 बातों पर निर्भर करता है, एक तो धारा पर, किस पर निर्भर करता है, धारा पर, एक प्रतिरोध पर, एक समय पर निर्भर करता है। तो देखो ध्यान देंगे कि चालक तार में प्रवाहित जब धारा प्रवाहित करेंगे तो उत्पन्न ऊष्मा का मान, सबसे पहले ध्यान रखेंगे जो ऊष्मा का मान होता है ना, वो धारा के वर्ग के क्या होता है, समानुपाती होता है। जूल की 3 बातें लिखेंगे, जो 3 बातें लिखेंगे वही क्या है, जूल का तापन नियम कहलाता है। तो पहला तो ये है कि जो उत्पन्न ऊष्मा होगी ना, चालक तार में जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो धारा के वर्ग के क्या होती है, समानुपाती होती है। दूसरा लिखेंगे कि जो ऊष्मा होती है वो प्रतिरोध के क्या होती है, समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है, प्रतिरोध के समानुपाती होती है। और तीसरा ये बात है कि जो ऊष्मा होती है वो समय के क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या होती है,
समय के समानुपाती होती है। और इन तीनों को एक साथ लिख दें तो सूत्र बन जाता है H बराबर I स्क्वायर RT। यही क्या कहलाता है? जूल का तापन नियम कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? जूल का तापन नियम कहलाता है। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात, एक बार और सुन लो, बिल बाद में लिखा देंगे कि जूल का तापन नियम होता क्या है कि जब किसी चालक तार में हम क्या प्रवाहित करते हैं भाई? विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तो क्या निकलती है? ऊष्मा निकलती है। अब ये ऊष्मा निकलती है तो ये ऊष्मा किन किन राशियों पर निर्भर करती है? तो ये ऊष्मा धारा के वर्ग के तो क्या होती है? समानुपाती होती है। प्रतिरोध के भी क्या होती है? समानुपाती होती है। और समय के भी क्या होती है? समानुपाती होती है। अर्थात H बराबर I स्क्वायर RT। ये क्या कहलाता है? जूल का तापन नियम कहलाता है। तो इसमें लिखो, जूल के तापन नियम में लिखो, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न होने वाली ऊष्मा, अब नीचे लिखेंगे पहली लाइन में 1 नंबर लगा के, ऐसे 1 नंबर लगा के लिखो। नीचे लिखेंगे 1 नंबर लगा के। अब ये 3 बातें पढ़ेंगे ना, 3 ही। देखो पहले लिखो, चालक में प्रवाहित विद्युत धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। देखो भाई, जो ऊष्मा उत्पन्न होगी वो चालक तार में प्रवाहित धारा के वर्ग की क्या होगी? समानुपाती होगी। लिख लिया कि यहाँ तक समानुपाती होगी। ये समीकरण तार दो ऊपर वाला, H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर, समीकरण नंबर 1 दे देना इसको, समीकरण 1 दे देना भाई इसको, H समानुपाती I स्क्वायर, और समीकरण 1 दे देना। दे दिया समीकरण 1। आप दूसरा नंबर लगा के लिखेंगे, 2 नंबर लगा के लिखो, 2 नंबर लगा के लिखो, चालक में, ऐसे लिखना, सॉरी, चालक के, ऐसे लिखो, चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है। भाई जो ऊष्मा होती है वो चालक में, जो चालक का प्रतिरोध होता है उसके क्या होती है? समानुपाती होती है। प्रतिरोध के समानुपाती। दूसरा समीकरण तार दो, H प्रोपोर्शनल R को क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं भाई। तो H प्रोपोर्शनल R लिख दो, समीकरण नंबर 2, H समानुपाती R, समीकरण नंबर 2 दे दिया, समीकरण नंबर 2। तीसरी बात लिखो, 3 नंबर लगा के लिखेंगे, नीचे लिखो, चालक में प्रवाहित धारा के समय के समानुपाती होती है। चालक में प्रवाहित धारा के समय के समानुपाती होती है। और तीसरा तार देना भाई नीचे, H प्रोपोर्शनल T, समीकरण नंबर 3, H प्रोपोर्शनल T, समीकरण नंबर 3। और नीचे लिख देंगे सूत्र इसका, सूत्र H बराबर I स्क्वायर RT, एक साथ लिख देंगे इसको, H बराबर I स्क्वायर RT। नीचे लिख देंगे एक साथ सूत्र
H बराबर आई स्क्वायर आर टी। ये सब क्या है भाई, जूल का तापन नियम। ये तीनों नियम क्या है, जूल के ही नियम है, जूल के तापन नियम कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जूल के समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3 तीनों क्या कहलाते हैं, जूल के तापन नियम कहलाते हैं। समझ में आगे की बात। तो ये जूल का तापन नियम था। अब आगे हेडिंग डालेंगे विद्युत शक्ति। क्या डालेंगे भाई, विद्युत शक्ति हेडिंग डालेंगे। अब हेडिंग डालो विद्युत शक्ति। क्या डालेंगे, विद्युत शक्ति। देखो भाई, विद्युत शक्ति होती क्या है, विद्युत शक्ति क्या होती है, प्रति सेकंड में खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा को क्या बोला जाता है, विद्युत शक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई, विद्युत। प्रति सेकंड में यानी कि प्रत्येक सेकंड में खर्च की गई या उपयोग में ली गई ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। क्या कहलाती है, विद्युत शक्ति। या छोटी सी परिभाषा बोल सकते हो, कार्य करने की दर को क्या बोला जाता है, शक्ति बोला जाता है। क्या बोला जाता है, शक्ति। लिखी थी ना जो 11वां चैप्टर पढ़ाया था उसमें भी आया था शक्ति वाला टॉपिक। तो यहाँ पे लिखेंगे भाई प्रति सेकंड में खर्च की गई ऊष्मा की मात्रा को क्या बोला जाता है, विद्युत शक्ति बोला जाता है। तो लिख लो प्रति सेकंड में खर्च की गई ऊष्मा की मात्रा, प्रति सेकंड में खर्च की गई ऊष्मा की मात्रा विद्युत शक्ति कहलाती है। विद्युत शक्ति कहलाती है। आई बात समझ में। प्रति सेकंड में खर्च की गई ऊर्जा की मात्रा विद्युत शक्ति कहलाती है। अब देखो भाई, यहाँ से विद्युत शक्ति के अनेक सूत्र पढ़ेंगे। ठीक है भाई, आपको तो एक ही याद रखना है, P बराबर W बटा T। पढ़ा था पहले भी 11वें पार्ट में। लेकिन इस सूत्र से अनेक सूत्र बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, क्योंकि वो कहाँ पे काम आएंगे, न्यूमेरिकल करेंगे ना तब काम में आएंगे। तो देखो विद्युत शक्ति का वैसे सूत्र क्या होता है, P बराबर W बटा T। यही पढ़ा था, अरे 11वें पार्ट में पढ़ा था ना, P बराबर W बटा T पढ़ा था। अब देखो, अभी हमने पढ़ा W बराबर जो उत्पन्न ऊष्मा थी, अरे पढ़ा था ना जूल का तापन नियम था। क्या था, तापन नियम था। या आपने पढ़ा ताप ही है प्रभाव, उसमें W का मान पढ़ा था ना, W या H बराबर VIT पढ़ा था ना। तो इस W की जगह मैं क्या लग सकता हूँ, VIT रख सकता हूँ। क्या अभी लिखाया था, ऊपर वार सूत्र लिखाया था W बराबर VIT। तो इस W की जगह रख सकते हैं VIT। और नीचे क्या है, T है, तो T से T क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बन जाएगा, VI। ये भी क्या बन गया, इसका सूत्र बन गया। क्या बन गया, सूत्र। तो देखो P बराबर W, ये भी इसका सूत्र है, ये भी इसका सूत्र है और ये भी इसका सूत्र है। तीनों सूत्र हो जाएंगे। इसमें T से T का कैंसिल हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, VI बन जाएगा। सही है क्या। और भी सूत्र बना सकते हो क्या इसके, देखो कैसे बना सकते हैं। अब देखो V बराबर आप पढ़ेंगे, देखो P बराबर आपने पढ़ा VI, पढ़ा VI आ गया। V की जगह मैं रख रहा हूँ IR। क्या रख रहा हूँ, IR रख सकते हैं कि ओम के नियम से V बराबर IR होता है, ओम के नियम से होता है। क्या होता है, ओम के नियम से V बराबर IR। तो V की जगह IR रख दो तो क्या बन जाएगा, V बराबर I स्क्वायर R। ये भी क्या होता है भाई, इसका शक्ति का सूत्र होता है। तो ये भी सूत्र ताल लो, P बराबर I स्क्वायर R। ये सभी सूत्र क्या हैं, शक्ति के ही हैं। किसके हैं, शक्ति के। न्यूमेरिकल करेंगे ना तब काम में आएंगे। अब आप कंफ्यूज मत हो ना, अगर भी दो शक्ति पूछे तो कोई सा भी लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो न्यूमेरिकल के लिए मैंने करवाया कि ये सूत्र इस प्रकार से बन सकते हैं। आप इन सभी को ताल लेंगे। ठीक है भाई, आपको एग्जाम में केवल एक बताना है, अगर पूछ लेता है तो परिभाषा दो और लिख सकते हैं P बराबर W बटा
टी। सही है बात। आप देखो भाई विद्युत शक्ति का मात्रक देखेंगे 11वें पार्ट में बता दिया था कि इसका मात्रक किस प्रकार से आया था, बता दिया था क्या आया था, वाट आया था। क्या आया था, वाट। तो लिख लीजिए विद्युत शक्ति का मात्रक, विद्युत शक्ति का मात्रक वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई, वाट होता है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है भाई, वाट होता है। आप ध्यान देंगे यहां से विद्युत शक्ति का मात्रक क्या पढ़ा आपने, वाट पढ़ा, लेकिन ये वाट क्या होता है, छोटा मात्रक होता है। क्या होता है, छोटा। अब इसके कुछ बड़े मात्रक देखेंगे। क्या देखेंगे भाई, बड़े मात्रक देखेंगे, ध्यान से देखेंगे भाई, है ना। लिखेंगे नीचे वाट शक्ति का, नीचे तीर का निशान लगा के लिखेंगे वाट शक्ति का छोटा मात्रक है। वाट शक्ति का छोटा मात्रक है। अन्य बड़े मात्रक, अन्य बड़े मात्रक, अब उनके नाम पढ़ेंगे भाई। अन्य बड़े मात्रक कौन कौन से हैं, अन्य बड़े मात्रक कौन कौन से, देखो किलोवाट, कौन सा होता है, किलोवाट, मेगावाट, किलोवाट, मेगावाट, अश्वशक्ति, अश्वशक्ति हैं। ध्यान देंगे भाई, वाट शक्ति का क्या होता है, छोटा मात्रक होता है, और बड़े मात्रक क्या होते हैं शक्ति के, किलोवाट हुआ, मेगावाट हुआ, अश्वशक्ति हुआ। अब इन तीनों में क्या पूछता है, संबंध पूछता है। कैसे कि किलोवाट और वाट में क्या संबंध है, मेगावाट और वाट में क्या संबंध है, और अश्वशक्ति और वाट में क्या संबंध है। तो ये तीनों नीचे लिख लेंगे। एक नंबर, पहला नंबर लगा के लिखो 1 किलोवाट में, 1 किलोवाट में, ध्यान देंगे 1 किलोवाट में क्या होते हैं, 1000 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं भाई, 1000 वाट होते हैं। समझ में आ गई बात। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट। ये संबंध होता है इनमें। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। सही बात है क्या। दूसरा लिख लो 1 मेगावाट में, 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में 10⁻6 वाट होते हैं। और तीसरा लिख लो 1 अश्वशक्ति में, 1 अश्वशक्ति इसको बोला जाता है HP। क्या बोला जाता है भाई, HP। तो 1 अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। कितने वाट होते हैं, 746 वाट। 1 अश्वशक्ति या HP बराबर 746 वाट होते हैं। 1 अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होते हैं भाई, 746 वाट। तो ये इनमें संबंध होते हैं। देखो शक्ति बराबर, विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, प्रति सेकंड में खर्च की गई ऊष्मा की मात्रा को क्या बोला जाता है, विद्युत शक्ति बोला जाता है। मात्रक क्या पड़ा है इसका, वाट होता है। क्या होता है, वाट। लेकिन अन्य जो बड़े मात्रक हैं वो कौन कौन से होते हैं भाई, किलोवाट भी होता है, मेगावाट भी होता है, और अश्वशक्ति। आपको पूछ लेता है कि एक अश्वशक्ति बराबर, 1 अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, तो आपका आंसर कितना होगा, अरे 1 अश्वशक्ति बराबर कितने वाट होते हैं, 746 वाट। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। ऐसे ही पूछ लेता है कि 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, तो कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। 1 मेगावाट में कितने वाट होते हैं, 10⁻6। ये देखो मेगावाट, किलोवाट, ये क्या है, इसकी इकाई है। ये नापने की क्या होती हैं, इकाई होती है। बहुत सारी चलती हैं, जैसे किलो, मेगा, टेरा, पेटा, यूटा, जोटा, योटा, ये से पूरी इकाइयाँ चलती हैं इसकी ना। तो 20-30 चलती हैं ऐसी इकाइयाँ। हमारे जो चलती हैं वो मैंने बता दी हैं। ठीक है। आगे आप बड़ी क्लासों में जाएंगे तो ये सभी इकाइयाँ आप पढ़ लेंगे, माइक्रो, न्यूनो, फैक्टोर, ये सभी चलेंगे आगे, तो वो पढ़ लेंगे। ठीक है भाई। तो ये तो आपकी हो गई शक्ति। आप देखो क्या पढ़ेंगे, अब एक बात देखेंगे, जो हमारे घर में यूनिट आते हैं। वैसे तो मैंने बता दिया था पिछले चैप्टर, जो 11वां चैप्टर पढ़ाया था उसमें बताया था ये बात
कि किलोवाट घंटा या यूनिट होता है, किलोवाट घंटा या यूनिट होता है, वो किस प्रकार से निकाले जाते हैं, उसका मतलब क्या होता है। लेकिन दोबारा देखेंगे यहाँ पे, तो लिख लीजिए किलोवाट घंटा या यूनिट, आगे लिखेंगे देखो आगे हेडिंग डालो किलोवाट घंटा या यूनिट, किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा या यूनिट। देखो भाई, किलोवाट घंटा या यूनिट, देखो ये विद्युत ऊर्जा का क्या होता है, व्यापारिक मात्रक होता है। क्या मात्रक होता है भाई, व्यापारिक मात्रक होता है। किलोवाट घंटा या यूनिट क्या होता है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। पहले बताया था आपको विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होता है, यूनिट या किलोवाट घंटा होता है। ये यूनिट निकालना भी आपको मैंने सिखाया था। और एक बात और बताई थी कि जो किलोवाट घंटा होता है या ये एक यूनिट होता है, एक किलोवाट घंटा या एक यूनिट होता है, उसमें कितने जूल होते हैं, वो बात ही बताई थी। ये बातें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। कौन सा क्वेश्चन बनता है, ये क्वेश्चन बनता है कि एक किलोवाट घंटा या एक यूनिट में कितने जूल होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 3.6 × 10⁻6 जूल होते हैं। ये बात मैं लिखा देता हूँ वहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखो यह विद्युत ऊर्जा का, लिखो यह विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। यह विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। यह विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। ये विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक होता है। अब देखो ये जो ऊर्जा होती है किलोवाट घंटा या यूनिट, इसको कैसे निकाला जाता है। तो सूत्र लिख लीजिए इसका, यूनिट या आप क्या लिख सकते हैं इसको, किलोवाट घंटा। ये कैसे निकाली जाती है, देखो सूत्र होता है इसका विद्युत शक्ति, विद्युत शक्ति। और विद्युत शक्ति किस में होनी चाहिए भाई, वाट में होनी चाहिए। किस में होनी चाहिए, वाट में, इनटू समय, इनटू समय। और समय किस में होना चाहिए, घंटे में होना चाहिए। किस में होना चाहिए भाई, घंटे में। और बटा क्या लगा देंगे, 1000। विद्युत शक्ति किस में होनी चाहिए, वाट में, गुणा समय, समय किस में होना चाहिए, घंटे में, बटा 1000। ये कर देंगे तो क्या आ जाएगी आपकी, यूनिट आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे भाई, यूनिट आ जाएंगे। तो ये सूत्र उतार लिया आपने यूनिट का, विद्युत शक्ति इंटू समय बटा 1000। ये क्या होती है भाई, यूनिट निकालने का क्या होता है, सूत्र होता है। अब यहाँ से एक छोटा सा जो क्वेश्चन है वो लिखेंगे। वो क्या है, देखो 1 किलोवाट घंटा या एक यूनिट किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा या ये लिख लीजिए 1 किलोवाट घंटा या एक यूनिट किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ये याद रखेंगे कि भाई 1 किलोवाट घंटा या एक यूनिट किसके बराबर होता है, 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। ठीक है भाई, याद रह जाएगा। इनसे जो भी सब न्यूमेरिकल बनते हैं वो एक साथ लास्ट में करवाएंगे। जैसे आपकी चैप्टर की थ्योरी खत्म हो जाएगी उसके बाद में करवा दिया जाएगा। अब आप लिखेंगे भाई विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। आगे हेडिंग डालेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव।
हेडिंग डालो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। हेडिंग डाल लीजिए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव लिख लिया। देखो है, आपने 8वीं क्लास में पढ़ा होगा विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखो सन 1800 लिखना नहीं है, एक बार समझेंगे इसको। सन 1820 की बात है, सन 1820 की बात है। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम है हैंस ओरेस्टेड। क्या नाम था? हैंस ओरेस्टेड। ध्यान से सुनेंगे भाई। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था हैंस ओरेस्टेड। सन 1820 में उन्होंने एक प्रयोग किया। क्या किया? एक प्रयोग किया। और वो प्रयोग क्या था कि एक चालक तार लिया। क्या लिया इसने? एक चालक तार। ये क्या था भाई? कोई चालक तार था। क्या है? चालक तार। ठीक है। अब इस चालक तार में इसने क्या प्रवाहित की? विद्युत धारा प्रवाहित की। क्या की? विद्युत धारा। और इसके पास में कोई चुंबकीय सुई थी। क्या थी? चुंबकीय सुई थी। समझ में आ रही बात? कोई चुंबकीय सुई थी। ये क्या है? चुंबकीय सुई है। ध्यान से सुनेंगे, फिर इसका परिपथ चित्र भी बना दिया जाएगा। लेकिन एक बात समझ लीजिए इसे। क्या था? एक चालक तार लिया, उसके पास में क्या रख दिए? चुंबकीय सुई रख दी। और चालक तार में इसने क्या किया? विद्युत धारा प्रवाहित की। इसने जैसे ही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो चालक तार के पास जो चुंबकीय सुई रखी थी उसमें क्या उत्पन्न हो गया? विक्षेप उत्पन्न हो गया। क्या उत्पन्न हो गया भाई? विक्षेप। विक्षेप का मतलब अरे ये गति क्या होगी? चलने लगी। सुई क्या हो जाती है? चलने लगी। मान आ जाते हैं ना, जैसे लाइट आ जाती है तो सुई, देखो हमारी जो बिजली होती है, हमारे घर की जो बिजली वगैरह होती है, जैसे ही हमारी देखो लाइट आ जाती है तो सुई है 500 पे आ जाती है, 1000 पे आ जाता है, 1000 वोल्ट पे आ जाती है। और जैसे लाइट जाती है तो 0 पे आ जाती है ना, आ जाती है। सुई चलती रहती है ऐसे। अरे चलती है ना, कुएं की जैसी मोटर आती है स्टार्टर वगैरह की, तो सुई चलती है ना। इसी प्रकार मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि इस चालक तार में जैसे इसने विद्युत धारा प्रवाहित की तो चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न हो गए? विक्षेप उत्पन्न हो गए। क्या उत्पन्न हो गए? विक्षेप उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसका मतलब क्या समझा इसने कि चालक तार के चारों में कहीं जाए विद्युत क्षेत्र जाए, कहीं जाए विद्युत क्षेत्र उत्पन्न, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाए। तो ये प्रभाव ने कहीं बोले जाए विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या बोला जाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। नहीं आया समझ में? देखो कोई चालक तार लिया, बिगस पास में कहीं रख दिया गया? चुंबकीय सुई रख दी गई। अब यही चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की तो ये चुंबकीय सुई में कहीं उत्पन्न हो जाए विक्षेप उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रभाव को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। सन 1820 में हैंस ओरेस्टेड द्वारा एक प्रयोग किया गया कि चालक तार में क्या प्रवाहित की? विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के पास में रखी चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? विक्षेप उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रभाव को क्या बोला जाता है? विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बोला जाता है। एक बार इसके लिखावट लिख लीजिए, फिर इसका परिपथ चित्र बना दिया जाएगा। लिखो वैज्ञानिक हैंस ओरेस्टेड, वैज्ञानिक हैंस ओरेस्टेड, वैज्ञानिक हैंस ओरेस्टेड, वैज्ञानिक हैंस ओरेस्टेड ने सन 1820 में एक प्रयोग किया। सन 1820 में एक प्रयोग किया। सन 1820 में एक प्रयोग किया जिसमें एक चालक तार में, जिसमें एक चालक तार में, जिसमें एक चालक तार में, एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, एक चालक तार में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर उसने पाया कि, उसने पाया कि, उसने पाया कि तार के
तार के समीपवर्ती रखी चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न होता है। विक्षेप उत्पन्न होता है। अतः इस धारावाही चालक के चारों ओर के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। धारावाही चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। देखो भाई इसका परिपथ चित्र बनाएंगे। अब क्या बनाएंगे? नीचे परिपथ चित्र बनाएंगे। देखो ध्यान देंगे परिपथ चित्र की ओर। आवाज नहीं हुई। ये इसका परिपथ चित्र बना देंगे। देखो भाई ये कोई चालक तार था, इसको बैटरी वगैरह से जोड़ दिया गया, परिपथ से जोड़ दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या बैटरी से क्या प्रभावित करें? धारा प्रभावित करें। और इसके पास में क्या रख दी गई है? चुंबकीय सुई रख दी। तो चुंबकीय सुई में क्या उत्पन्न हो जाते हैं? विक्षेप उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात ये संपूर्ण क्षेत्र क्या हो जाएगा? चुंबकीय क्षेत्र कहलाएगा। और इस प्रभाव को क्या बोलेंगे? चुंबकीय प्रभाव बोलेंगे। तो ये परिपथ चित्र बना लेंगे इसके।
ये परिपथ चित्र बना लेंगे तो ये विद्युत धारा का क्या हो गया, आपका चुंबकीय प्रभाव कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद। आज की क्लास में इतना ही, बाकी अगले चैप्टर अगले पार्ट में देखेंगे।